हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ ज्योग्राफी डोमेन। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 का थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का, दैट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आप यहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इस चैप्टर में आप लोगों को अदर डिटेल्स भी पढ़ाई जाएंगी, विच आर द ट्रेड्स ऑफ कॉमन कॉमन ट्रेड्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके इसी चैप्टर में बताता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स कॉम्पोजिशन। अगर मैं किसी भी कंट्री की सेक्स कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं तो मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री की सेक्स कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो आप जनरली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कंट्री में नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ विमेन कितने हैं। मतलब सेक्स कॉम्पोजिशन का मतलब वही किसी कंट्री में मेल फीमेल की पॉपुलेशन बताना। और बताओ, किसी भी कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये डेमोग्राफी का। डेमोग्राफी, अगर आप लोगों से कभी कभार ये वर्ड पूछ लिया जाए दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी एक वर्ड जो है ये भी पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी को पढ़ते हैं तो किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी को पढ़ने के लिए सेक्स कॉम्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उनका साइज, स्ट्रक्चर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डेमोग्राफी कहते हैं आप लोग। तो जनरली ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को आप डेमोग्राफी कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज डेमोग्राफी। और ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी की बात कर लेते हैं बेटा, तो तीन चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, और ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 90% इस दुनिया की पॉपुलेशन केवल इस दुनिया के 10% एरिया पे रहती है। रिमेंबर दैट। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे। सेक्स कॉम्पोजिशन के बाद आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बिल्कुल आपका वो बर्थ रेट डेथ रेट की तरह ही है। अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो उसमें बताते थे कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर कितना लाइव बर्थ हुआ। डेथ रेट में हम लोगों ने बताया था पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर कितना, मतलब कितनी डेथ हुई। उसी तरीके से यहाँ पर सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला, मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000। तो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000। तो सेक्स रेशियो हमेशा पर थाउजेंड मेल्स दर्शाया जाता है। जब भी आप सेक्स रेशियो को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो यू जनरली डिफाइन इट पर थाउजेंड मेल्स। आप पर थाउजेंड मेल्स सेक्स रेशियो को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 2021 वाला सेंसस तो डिले हो गया, 2021 का सेंसस डिले हो गया, तो हमारे पास सेंसस 2011 का है। और 2011 के सेंसस में अगर हम देखें तो 2011 का सेंसस बताता है कि इंडिया में सेक्स रेशियो 943 पर थाउजेंड है। 943 पर थाउजेंड का मतलब हमारे इंडिया में 943 फीमेल्स हैं पर थाउजेंड मेल्स, पर थाउजेंड मेल्स। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री को उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको सेक्स रेशियो थाउजेंड से कम ही दिखेगा। तो कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कभी के बार ये जांचने का तरीका लोगों को सेक्स रेशियो भी लगता है। अगर आपकी और कितना भी डेवलप्ड कंट्रीज को अगर आप देख लें तो सारी डेवलप्ड कंट्रीज में सेक्स रेशियो थाउजेंड से ज्यादा है। अगर हम केरला को देख लेते हैं एक बार, तो इंडिया में केरला का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सभी को पता है। तो एक बार केरला का अगर आप सेक्स रेशियो निकाल के देखें तो केरला का सेक्स रेशियो अच्छा है। अगर हम 2011 में केरला का सेक्स रेशियो देखें तो 1084 दिखेगा आपको। 1084 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स, दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला इन 2011। तो ये केरला का सेक्स रेशियो है 2011 में। तो डेमोग्राफी के बहुत सारे एस्पेक्ट से ह्यूमन पॉपुलेशन को पढ़ा जा सकता है, दिस इज करेक्ट। तो जैसे कि मैंने बोला, व्हाट इज सेक्स रेशियो सर, इट इज अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ विमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने के, बट हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो कैलकुलेट इस फॉर्मूले से किया जाता है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला, इट इज एक्सप्रेस्ड पर थाउजेंड मेल्स। फिर चलते हैं दोस्तों आगे। द क्राइटेरिया टू कैलकुलेट सेक्स रेशियो इज डिफरेंट इन इंडिया। वैसे अच्छा सॉरी, इंडिया में सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया इसका जस्ट उल्टा है। हम लोग फीमेल पॉपुलेशन को ऊपर, मेल को नीचे रखते हैं। बट इन द अदर वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सेक्स रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत बोल गया।
अक्रॉस द वर्ल्ड जो फॉर्मूला है जो आप यूज करते हैं दुनिया में सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने का, वो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल है। बट अगर हम इंडिया में सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखें तो हम यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन रखते हैं। तभी आप यहाँ पर देखना, मैंने केरला की पॉपुलेशन को डिफाइन करते हुए, मैंने इंडिया का सेक्स रेशियो डिफाइन करते हुए सबसे पहले फीमेल लिखा, फिर मैंने मेल लिखा। सबसे पहले फीमेल्स, फिर मेल्स। तो इंडिया में जो फॉर्मूला सेक्स रेशियो को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, दैट इज फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इन 2000। और इंडिया में हम लोग जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये बात मैंने आपको सही बताई थी कि इंडिया में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल आप एक्सप्रेस करते हैं। जबकि और आउटसाइड द वर्ल्ड, अगर हम आउटसाइड द वर्ल्ड देखें तो आउटसाइड इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया, इसको नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स में डिफाइन किया जाता है। मगर अगर मैं यूएस में देख लूं, अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लूं, तो वहां पर सेक्स रेशियो डिफाइन करने का तरीका क्या है कि वो नंबर ऑफ मेल्स पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ मेल्स ये लोग पहले लिखते हैं, और पर 1000 फीमेल्स बताते हैं कि 1000 फीमेल्स के ऊपर उस कंट्री में कितने मेल्स अवेलेबल है। इंडिया में ये क्राइटेरिया जस्ट अपोजिट है। हम लोग नंबर ऑफ फीमेल्स पहले लिखते हैं, पर 1000 मेल्स हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। आगे बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है, राइट? तो स्टेटस ऑफ विमेन ऑफ अ कंट्री कैन बी शोन सिग्निफिकेंटली विद द हेल्प ऑफ सेक्स रेशियो डेटा। किसी भी कंट्री में विमेन का स्टेटस कैसा है, आप बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री में विमेन स्टेटस बहुत अच्छा है, पर जब आप अपनी कंट्री में विमेन के स्टेटस की तारीफ करते हैं और साथ में अपने सेक्स रेशियो के डेटा को रखते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में जो डाउट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। डाउट्स के क्लियर होने का मतलब ये है कि इस कंट्री में सेक्स रेशियो जो है, जो सेक्स रेशियो का डेटा है, वो किसी कंट्री में विमेन का स्टेटस क्या है इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेवलेंट सिंस अर्ली टाइम्स। और हमारे इंडिया में तो ऐसे ऐसे रीजन्स भी है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत सालों से चला हुआ है। तो in these areas, a number of malpractices are prevalent against females, like female feticide, female infanticide, domestic violence. तो इन सभी एरियाज में, जिन एरियाज में आप लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, उन सभी एरियाज में हम लोगों को फीमेल्स के अगेंस्ट गलत चीजें भी होती हुई दिखती हैं। जैसे जैसे ही पता लगे कि मदर के वूम में बेटी है, तो मार दिया जाता है, जिसको आप फिटिसाइड कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। और आज नदर्न इंडिया में ये बहुत बहुत कॉमन केसेस है। मेन रीजन ऑफ दीज मैल प्रैक्टिसेस कुड बी द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन दीज रीजन्स। कभी आपने सोचा कि महिलाओं के ऊपर आखिरकार इतनी गलत चीजें हो क्यों रही हैं? ये सब मैल प्रैक्टिसेस एक विमेन के साथ क्यों होता है? तो आपका चैप्टर बोलता है कि कहीं ना कहीं विमेन के साथ इस गलत बर्ताव के पीछे उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिम्मेदार है। सोचो, अगर सोसाइटी में महिलाओं का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाए, उन पे पैसा आ जाए, अगर सोसाइटी में उनका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट हो जाए, तो क्या इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस आपको महिलाओं के साथ होती दिखेंगी? आई थिंक नो। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के चार बहुत अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। आइए बात करते हैं दुनिया में सेक्स रेशियो का वर्ल्ड पैटर्न कैसा है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो अक्रॉस द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज डेमोन्स्ट्रेट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 मेल्स, सॉरी पर 100 फीमेल्स। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज, अगर हम सेक्स रेशियो को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो जनरली मैं ये कह सकता हूं कि 100 फीमेल्स, 100 मतलब 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स हैं। क्योंकि हमने पता था, हमने अभी पढ़ा है कि दुनिया में सेक्स रेशियो को मेल्स पर 1000 फीमेल्स में कैलकुलेट किया जाता है, इंडिया में सेक्स रेशियो को फीमेल्स पर 1000 मेल्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चैप्टर बोलता है कि ऑन एन एवरेज दुनिया में अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो 102 मेल्स पर 100 मेल्स, सॉरी पर 100 फीमेल्स दिखती हैं। और ये कई ज्यादा, मतलब इट इज मच लोअर इन मैनी एशियन कंट्रीज। ये तो मैंने ऑन एन एवरेज आपको डेटा दिखा दिया, मगर बहुत सारी एशियन कंट्रीज में तो डेटा इससे भी बुरा है। The developed regions of the world, they do not show much variation in population or in the world pattern of sex ratio. जितने भी डेवलप्ड रीजन्स हैं ना इस दुनिया में, वहां पर आप लोगों को इस सेक्स रेशियो में, इस मतलब इस पॉपुलेशन पैटर्न में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बताया भी था कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, देयर आर 139 कंट्रीज which have a favorable sex ratio for females.
दुनिया में 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फीमेल्स का, या जहां पर फीमेल्स की तादाद पर 1000 मेल्स ज्यादा है, और इसी को फेवरेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखें आज, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ज्यादा है। और आज क्यों? क्योंकि इसको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेटस मान लो, या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की पहली स्टेज उसका सेक्स रेशियो मानी जाती है। तो अगर रिपोर्ट कोट करने के लिए पूछा जाए तो आप यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कोट कर सकते हैं। जबकि दुनिया में 72 कंट्रीज ऐसी हैं which are listed by United Nations, they exhibit a very unfavorable condition of women in this regard. और दुनिया में बची हुई 72 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये रेशियो विमेन के ठीक अपोजिट जाता है, वेरी अनफेवरेबल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी बहुत फेवरेबल कंडीशंस में नहीं आता। हम लोग 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स दिखाते हैं 2011 के सेंसस में। 2000 का 21 सेंसस तो काफी डिले चल रहा है। आइए बात करते हैं आगे। व्हाट आर द एरियाज ऑफ हाई सेक्स रेशियो? कौन कौन से एरियाज है पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया कि 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए फेवरेबल है। फीमेल्स के लिए फेवरेबल होना मतलब जहां पर मेल्स की पॉपुलेशन कम और फीमेल की ज्यादा होना। मतलब अगर मैं कहूं तो फीमेल के लिए फेवरेबल सेक्स रेशियो, अगर हम 100 देखते हैं, चलो 100 भी छोड़िए, अगर मैं 1000 से कंपेयर करता हूं तो एनीथिंग बिलो 1000 इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स। मतलब अगर ये 940 मेल्स हो, 940 मेल्स पर 1000 फीमेल्स, अगर कुछ इस तरीके का रेशियो आपको देखने को मिलता है तो ये तो वेरी फेवरेबल चला गया, बहुत ज्यादा ही फेवरेबल है टूवर्ड्स फीमेल्स। मतलब अगर मेल्स की पॉपुलेशन 1000 फीमेल की पॉपुलेशन से कम है तो आप जनरली इसको फेवरेबल मानता है। और अगर ये मेल की पॉपुलेशन आप उल्टा कर दो, अगर ये 1000 मेल्स हो जाए, 1000 मेल्स हो जाए पर 1000 फीमेल्स, तो जनरली इस तरह के रेशियो को मैं अनफेवरेबल मानता हूं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये बताता है कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से, वर्ल्ड के ऐसे कौन से पार्ट है जहां पे सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए फेवरेबल है और जहां पे सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए अनफेवरेबल है। तो व्हाट आर द एरियाज ऑफ हाई सेक्स रेशियो? द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन यूरोपियन कंट्रीज, लाटविया। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको यूरोपियन कंट्री लाटविया में दिखता है। अगर हम लाटविया की सेक्स रेशियो बताएं तो 85 मेल्स, 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ये सेक्स रेशियो है लाटविया का। आई सेड 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स इज द सेक्स रेशियो ऑफ लाटविया। तो अपने आप में ये एक बहुत ताज्जुब की बात है। सबसे ज्यादा फेवरेबल सेक्स रेशियो आपको लाटविया में देखने को मिलता है। और अगर मैं इसी को 1000 में चेंज कर दूं तो ऑफ कोर्स आप इसको लिख सकते हैं 850 मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो लाटविया में सेक्स रेशियो फीमेल्स के लिए काफी फेवरेबल दिख रहा है। और इसको अगर मैं 100 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक डिजिट से एक डिजिट काट दो। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको 85 फीमेल्स पर 100 मेल्स, सॉरी 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स दिख जाएगा। बट फिर भी द ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो ऑल्सो हैज अ वेरी हाई सेक्स रेशियो। अगर मैं रशिया को भी इंक्लूड करूं तो इवन इंक्लूडिंग रशिया, यूरोपियन कंट्रीज में अमूमन सेक्स रेशियो महिलाओं के लिए काफी फेवरेबल। यूरोपियन कंट्रीज हैव लो मेल पॉपुलेशन ड्यू टू विच दे बिकम अ माइनॉरिटी इन दीज कंट्रीज। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में तो मेल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, क्योंकि यहाँ पर मेल पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम है। एंड दिस लो मेल पॉपुलेशन इज ड्यू टू द बेटर स्टेटस ऑफ women and an excessively male dominated out migration to different parts of the world in the past. यूरोपियन कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन के कम होने के आपके चैप्टर दो रीजन बताता है। पहला रीजन वो ये बोल रहा है कि विमेन की कंडीशन इन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छी है। इंडिया में तो हम क्या करते हैं ना, इंडिया में तो हम लोगों को लगता है कि हमको एक मेल मेंबर चाहिए ही चाहिए, फैमिली तो वही चलाएगा, हमको लगता है। तो इंडिया में ना एक अलग से ट्रेंड चल रहा है जहां पर आप मेल पॉपुलेशन के साथ एक अलग से कनेक्शन सा फील होता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेल पॉपुलेशन तो चाहिए ही। तो यूरोपियन कंट्रीज में फीमेल का स्टेटस बहुत अच्छा है, विमेन का स्टेटस बहुत अच्छा है। इसी वजह से शायद वहां पे पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन काफी कम है। और अगर मैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पास्ट उठा के देखूं तो आपको पता ही है कि यूरोपियंस ने ही कॉलोनिज्म स्टार्ट किया था, इंपीरियलिज्म यूरोपियंस का ही दिया हुआ है। क्लास 10th में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म इन यूरोप पहले ही चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में था ना, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, एक हेडिंग आती है।
तो ऑफ कोर्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने ही इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया था। तो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज की वजह से अगर हम पास्ट में देखें तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में से मेल पॉपुलेशन अक्सर यूरोप अपनी कंट्री को छोड़कर दुनिया के अलग अलग पार्ट में गई इन द पास्ट। तो ये दो रीजन हो सकते हैं कि यूरोप में क्यों मेल पॉपुलेशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर काउंटेड अंडर माइनॉरिटी। आगे बात करें तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया एरियाज ऑफ हाई सेक्स रेशियो। आइए हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द एरियाज ऑफ लोअर सेक्स रेशियो। कहाँ पे ये सेक्स रेशियो फीमेल्स के बिल्कुल अनफेवरेबल जाता है। दुनिया में सबसे कम सेक्स रेशियो अगर कहीं पर है तो वो कतर में है। कतर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कतर में यू विल फाइंड 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। और इसी अगर रेशियो को हम लोग कंपेयर करें या इसी रेशियो को अगर मैं 1000 में कन्वर्ट कर दूं तो आप शायद फिगर देखकर ही हैरान हो जाएंगे। 3110 मेल्स आपको कतर में दिखेंगे पर 1000 फीमेल्स। इस कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया इन कंट्री से फार बेटर है। तो कतर में फीमेल्स के लिए सेक्स रेशियो टोटली अपोजिट है लाटविया में जो हमने देखा। यहां तक क्लियर है? बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर भी सेक्स रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिन कंट्रीज में बहुत कम है उन कंट्रीज में आप लोग विमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे विमेन वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अमूमन देखने को मिलता ही है। तो जिन कंट्रीज में हम लोगों को सेक्स रेशियो बहुत कम दिख रहा है ना, वहां पर आप विमेन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उठा के देख लो, आपको वो भी कमी दिखेगा। तभी मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट बोलती है कि जिन कंट्रीज में सेक्स रेशियो बहुत बेटर है वो कंट्रीज अमूमन काफी डेवलप्ड है। जैसे यूरोपियन वर्ल्ड देख लो, वेस्टर्न वर्ल्ड उठा के देख लो। और जिन कंट्रीज में सेक्स रेशियो का ट्रेंड अनफेवरेबल है टू फीमेल्स, वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर ही है। अब मैं एज स्ट्रक्चर पर आ जाता हूँ। एज स्ट्रक्चर भी पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने अपनी पॉपुलेशन में कंपोजिशन मेल्स और फीमेल्स की तो बता दी, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई पूछ सकता है कि सर आपकी टोटल पॉपुलेशन में एज के हिसाब से आप पॉपुलेशन को डिवाइड कीजिए। जैसे आपकी कंट्री में 1000 लोग रहते हैं, मैंने कहा ठीक है। अब ये थाउजेंड्स को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं एज ब्रैकेट में तो कीजिए। आपने कहा यार 0 से लेकर 10 ईयर्स तक मेरी कंट्री में 200 लोग रहते हैं, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक मेरी कंट्री में 300 लोग रहते हैं। उसके बाद 21 से लेकर 59 तक मेरी कंट्री में और 300 लोग रहते हैं। और बाकी की बची हुई ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो मैं ऐसी कंट्री को यंग कंट्री कह सकता हूं क्योंकि यंगस्टर्स की तादाद इस कंट्री में ज्यादा है। और जिन कंट्री का एज स्ट्रक्चर में आपको यंग पॉपुलेशन दिखती है उस कंट्री के लिए फ्यूचर एस्पेक्ट काफी ब्राइट नजर आता है। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अमंग वेरियस एज ग्रुप। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में आप लोग लोगों को बांटते हैं एंड दैट इज व्हाट द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन सिग्निफाइज। ठीक है। जनरली हम इसको पिरामिड में बेटा डिपिक्ट करते हैं। आपको मैं एज सेक्स पिरामिड भी दिखाऊंगा। उसमें लेफ्ट हैंड साइड मेल्स, राइट हैंड साइड फीमेल्स, और एज ब्रैकेट एज ग्रुप बना होगा। सबसे नीचे जो ग्रुप होता है वो इन्फेंट्स का होता है, लाइक सबसे लोअर मोस्ट ग्रुप सबसे नीचे दिखता है आपको एज का, और सबसे हायर मोस्ट ग्रुप पिरामिड के सबसे ऊपर दिखता है। तो अगर किसी कंट्री का बॉटम बहुत ब्रॉड है तो उस कंट्री के लिए माना जाता है कि वो एक यंग एज कंट्री है। और अगर किसी कंट्री का बॉटम बहुत ज्यादा मतलब सिकुड़ा हुआ है, बॉटम बहुत ज्यादा श्रिंक है और ऊपर वाला जो बेस है वो काफी फैला हुआ है, तो उस कंट्री को हम लोग ओल्ड एज पॉपुलेशन में जनरली टर्म कर देते हैं। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन जैसे कि समझ में आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल है अमंग वेरियस एज ग्रुप। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो इट इलिस्ट्रेट्स ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन, जैसे कि वर्किंग पॉपुलेशन आपकी कंट्री में कितनी है, यंग पॉपुलेशन आपकी कंट्री में कितनी है, एजिंग पॉपुलेशन आपकी कंट्री में कितनी है। तो आप एज स्ट्रक्चर से इन तीनों पॉपुलेशन का पता लगा सकते हैं। लाइक व्हाट इज अ वर्किंग एज, लाइक वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज अ यंग पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री, एंड व्हाट इज अ एजिंग पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री। तो आइए बात करते हैं हम लोगों ने दुनिया में जितनी भी कंट्रीज का पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है
उन सभी की सभी लोगों को हम लोगों ने तीन एज ग्रुप्स में बांट दिया है। सबसे पहला है यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन ये वो एज ग्रुप है जिसमें वो सारे लोग आते हैं जिनकी एज 15 से कम है, जिनकी एज 15 से कम है। ठीक है जी। और अगर किसी कंट्री में ये वाला एज ग्रुप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, काफी हाई प्रोपोर्शन में मिलता है, इसका मतलब क्या कि उस कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन उस कंट्री की ज्यादातर यूथफुल है। और इस एज ग्रुप को प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी कहते हैं आप लोग। तो मतलब अच्छा माना जाता है कि अगर किसी भी कंट्री में ये वाला एज ग्रुप काफी ब्रॉड है, जैसे मैंने बोला ना पिरामिड बनता है, तो अगर मान के चलिए कि ये एज सेक्स पिरामिड है, तो इस पिरामिड को ये लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर ये मेल पॉपुलेशन दिखाते हैं, इधर फीमेल, और यहां पर आपके पास एज ग्रुप्स होते हैं। तो जनरली वो बार बनते हैं कुछ इस तरीके से, आपने बनाए होंगे। अगर ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब बॉटम वाला सबसे ब्रॉड है। तो बॉटम में यंग पॉपुलेशन और सबसे टॉप में एजिंग पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। और बीच में आ जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ उस पॉपुलेशन को कहते हैं जिनको काम करके पैसा कमाना होता है। हमारी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन का एज 15 से 59 है बेटा। वर्किंग एज ग्रुप हमारी कंट्री में 15 से 59 है। और हाई प्रोपोर्शन ऑफ दिस एज ग्रुप इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अगर किसी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स मैं उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकता हूं, अच्छा होगा। तो वर्किंग पॉपुलेशन के ग्रुप को हम लोग प्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं। तो यंग पॉपुलेशन के ग्रुप को हम प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं, तो वर्किंग पॉपुलेशन के ग्रुप को आप प्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं। क्यों उनको प्रोडक्टिव कहा जाता है? क्योंकि ये तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऑलरेडी एंगेज होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एजिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं। एजिंग पॉपुलेशन में वो लोग आ जाते हैं, या वो एज ग्रुप आता है जहां पे 60 और 60 से ऊपर के लोग आप काउंट करते हैं। जनरली ये एज ग्रुप पूरी तरीके से डिपेंडेंट पॉपुलेशन का होता है। एजिंग पॉपुलेशन में जितने लोग होते हैं उनको हम लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी जरूरतों के लिए। एजिंग पॉपुलेशन में आने वाले लोग दे दे आर जनरली डिपेंडेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन फॉर देयर नीड्स, ऐसा आपकी बुक बोलती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है ऑन देयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। उनके हेल्थ के ऊपर खर्चा ज्यादा होता है। दिस एज ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो आप लोगों ने किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को, कॉम्पोजिशन को आपने तीन ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा ग्रुप है प्रोडक्टिव, और तीसरा ग्रुप है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में यंग पॉपुलेशन आती है, 15 से कम या 15 से कम। वर्किंग पॉपुलेशन में 15 से 59 ईयर्स, और इसको हम रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं या प्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं। एजिंग पॉपुलेशन में 60 एंड अबव आ जाते हैं, और इसको हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहते हैं। इसमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन जनरली एजिंग पॉपुलेशन है। किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अगर देखना हो तो हम उसकी वर्किंग पॉपुलेशन को देखते हैं, और किसी कंट्री की एज देखनी हो कि वेदर द पॉपुलेशन इज यूथफुल और नॉट, तो हम लोग यंग पॉपुलेशन और एजिंग पॉपुलेशन को देखते हैं। यंग पॉपुलेशन अगर बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब उस कंट्री की पॉपुलेशन यूथफुल है। और अगर उस कंट्री का टॉप बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो इससे समझ में आ जाता है कि उस कंट्री का जो एज है वो बहुत ही ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन का है। अगर आपकी कंट्री में बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका एक मतलब और भी है कि उस कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। और अगर आपकी कंट्री में बेटा टॉप बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसका मतलब उस कंट्री में इन फ्यूचर डेथ रेट बहुत ज्यादा होगा। डेथ रेट बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बर्थ रेट। मतलब हम ये बता सकते हैं, अगर आपकी कंट्री का बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो इन फ्यूचर आपकी कंट्री का पॉपुलेशन एक्सपेंशन होगा, हम ये भी बोल सकते हैं। बट अगर आपकी कंट्री का एज सेक्स पिरामिड का टॉप बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसका मतलब आपकी कंट्री की पॉपुलेशन इन फ्यूचर कम होगी, विच इज नॉट अ गुड साइन। जापान के साथ यही हो रहा है। तो आइए दोस्तों एंटर करते हैं एज सेक्स पिरामिड। तो एज सेक्स पिरामिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन का, और जैसे कि मैंने बताया ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स। और एज ग्रुप्स तो हम लोग पढ़कर आ ही चुके हैं। तीन तरह के एज ग्रुप हमने पढ़े, यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंड एजिंग पॉपुलेशन। तो इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को मेल फीमेल प्लस एज ग्रुप्स में बांटने का काम पॉपुलेशन पिरामिड का होता है। पॉपुलेशन पिरामिड एक ज्योग्राफिकल इलिस्ट्रेशन है जो कि तरह तरह के एज ग्रुप में एक पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग रहते हैं ये इसको डिफाइन करता है। तो जनरली पॉपुलेशन पिरामिड की हेल्प से
हम विजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी कंट्री के दो चीजों के बारे में। उस कंट्री में सेक्स कॉम्पोजिशन कैसा है, और उस कंट्री का एज कॉम्पोजिशन कैसा है। तो पॉपुलेशन पिरामिड हम लोगों को दो चीजें समझाने में मदद करता है: सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द कंट्री एंड एज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आइए बात करते हैं। बेटा, पॉपुलेशन साइज जनरली आप लोग एक्स एक्सिस पे डिपिक्ट करते हैं और एज ग्रुप्स को वाई एक्सिस पे डिपिक्ट किया जाता है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूं पॉपुलेशन पिरामिड को समझाने से पहले। एक्स पर आप लोग जनरली पॉपुलेशन के साइज को डिपिक्ट करते हैं, और वाई एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर आप एज ग्रुप को डिपिक्ट करते हैं। हर ग्रुप के मेल्स को आप लेफ्ट हैंड साइड डिपिक्ट करते हैं, जबकि फीमेल्स को राइट हैंड साइड डिपिक्ट किया जाता है। ये मैंने आपको यहां पर ही समझा दिया था। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं एज सेक्स पिरामिड कितनी तरीके के होते हैं। हमारे चैप्टर में हम लोगों को तीन तरह के एज सेक्स पिरामिड दिखा रखे हैं: एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसको समझाने से पहले ही आप समझ जाएंगे। अब मैं इस पिरामिड को देख लूं। देखिए, ये पिरामिड पर्टिकुलरली नाइजीरिया का है। अगर हम नाइजीरिया के पिरामिड को देखें तो बेस देखिए कितना स्ट्रांग दिख रहा है आपको, बेस कितना ब्रॉड है। और बेस ब्रॉड है। ये कौन सा वाला एज ग्रुप है? ये 0 to 4 years का एज ग्रुप है। मतलब ऑफ कोर्स ये यंग एज पॉपुलेशन का ग्रुप है। तो यंग एज पॉपुलेशन का देखो जो बेस है वो कितना ब्रॉड है। और अगर हम टॉप में इसका जो एजिंग पॉपुलेशन का बेस देखें, वो 80 प्लस का जो एज ग्रुप है वो देखो कितना छोटा सा है। तो इस कंट्री में हम कह सकते हैं कि सर बर्थ रेट इस कंट्री का इसके डेथ रेट से बहुत ज्यादा दिख रहा है, दिख ही रहा है। इसका मतलब क्या? अगर किसी कंट्री का बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होगा तो उसकी कंट्री की पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी? ऑफ कोर्स पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी। तो सबसे पहला एज सेक्स पिरामिड आपको परफेक्ट ट्रायंगुलर दिखेगा, जैसे कि नाइजीरिया का दिखता है। परफेक्ट ट्रायंगुलर जिसमें ब्रॉड बेस, ब्रॉड होता है, और जो टिप होती है ये नैरो होती है। और इस पिरामिड में देखकर ही हम बता सकते हैं कि ऐसी कंट्रीज जिनमें कुछ परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप बनता है एज सेक्स पिरामिड का, वहां पर बर्थ रेट्स काफी ज्यादा होते हैं एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब इतना ज्यादा बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं ये लोग? कभी सोचा हम लोगों ने? अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि लोग जनरली, जहां पर डेथ रेट ज्यादा होता है ना जिन कंट्रीज में, वहां पर ऑटोमेटिकली आप लोग बर्थ रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि मरने वालों के साथ हम इसको कंपनसेट कर सकें। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस कंट्री में बहुत अच्छी नहीं है। मतलब यहां पर लोग जल्दी मर जाते होंगे, इसलिए यहां पर डेथ रेट से ज्यादा है बर्थ रेट, ताकि मरने वाले लोगों के साथ कंपनसेट किया जा सके। तो किसी भी कंट्री का अगर परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप बनता है तो आप दो चीजों की तरफ ध्यान लेकर जा सकते हैं कि सर उस कंट्री की पॉपुलेशन इन फ्यूचर एक्सपेंड होगी और बहुत ही फास्ट रेट पर होगी। वहां पे बर्थ रेट इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जिएगा। और इस तरह की पिरामिड जनरली सर कम डेवलप्ड कंट्रीज को दिखाते हैं, कंट्रीज विच आर वेरी लेस डेवलप्ड, जैसे बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया। इन सब कंट्रीज में आपको पॉपुलेशन का परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगा। उसके बाद एज सेक्स पिरामिड का टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 है कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन किसी कंट्री की कैसे होती है? कांस्टेंट पॉपुलेशन किसी कंट्री की तब होगी जब आपको पिरामिड थोड़ा सा बेल शेप का दिखे। अगर हम इस पिरामिड को देखें, बिल्कुल मैं यहां पर अगर 80 प्लस पॉपुलेशन को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, शायद तब आपको थोड़ा सा यहां पर दिख जाए। अगर हम यहाँ पर 80 प्लस पॉपुलेशन के ग्रुप को देखें तो 80 प्लस का ग्रुप जो है, तो ये वाला ग्रुप जो है ये 80 प्लस का ग्रुप है। ठीक है। और ठीक अब मैं नीचे आ जाऊं, 0 to 4 years के ग्रुप को देखो। ये 80 ईयर्स का ग्रुप और 0 to 4 years के ग्रुप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इस कंट्री में अगर किसी भी कंट्री का पिरामिड बेल शेप का है तो वहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वली नजर आ रहे हैं। और बेटा, अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल नजर आते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर उस कंट्री की पॉपुलेशन ना तो एक्सपेंड होगी, ना ही उस कंट्री की पॉपुलेशन कल को डिक्लाइन होने वाली है।
तो ना तो वो एक्सपेंड होगी बट ना सर वो डिक्लाइन भी नहीं होगी। इसका मतलब नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो ये जो आपको पिरामिड देखने को मिल रहा है, दिस पिरामिड इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन आज इस लेवल पर है कि इन फ्यूचर इन लोगों की पॉपुलेशन ना तो कल को एक्सपेंड होगी और ना ही इन लोगों की पॉपुलेशन कल को डिक्लाइन होने वाली है। उसके बाद चलते हैं द थर्ड टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड। इसके बाद थर्ड आपके पास अगर आप पिरामिड देखें तो दैट इज द पिरामिड ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इस गिवन एज सेक्स पिरामिड में हमने जापान को दिखाया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जापान का पिरामिड थोड़ा सा अगर आप देखें तो नीचे से काफी बेस नैरो है। 0 to 4 years में काफी कम बच्चे देखने को मिलेंगे। और ऊपर ऑफ कोर्स जो आपका ओल्ड एज ग्रुप है उसमें तो कम है ही, लोग बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर हम देखें तो जापान के, चलो इस पिरामिड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस पिरामिड में एक चीज देखने वाली है बेटा। अगर हम 85 एज ग्रुप को यहाँ पर इमेजिन करें, लाइक इफ आई सी द ग्रुप 85 ग्रुप, तो 85 ग्रुप का आपको ये वाला कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे फीमेल ज्यादा है 85 में, मेल्स कम है इस एज ग्रुप में। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं आप बिल्कुल इन्फेंट ग्रुप के साथ, इस वाले ग्रुप के साथ, तो इन्फेंट वाला ग्रुप जो बिल्कुल इस पिरामिड का बेस है, वो इस पिरामिड के टॉप से आपको कम दिख रहा होगा। कल को ये वाला जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉपुलेशन की एज बढ़ेगी ऑफ कोर्स ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल को कुछ इस तरीके से बन जाएगी ये कैंडल, या कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये पिरामिड। और हो सकता है कि ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, ऑफ कोर्स इस कंट्री में सर आने वाले सालों में पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बर्थ रेट काफी कम है, बर्थ रेट यहाँ पर काफी कम। और जनरली ये पिरामिड आपको सभी डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। तो दिस पिरामिड इज वेरी मच टिपिकल टू डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो है और कभी कभी तो नेगेटिव में चली जाती है। जैसे मैंने बोला ना, आने वाले सालों में इस कंट्री की पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली जापान की पॉपुलेशन आगे जाकर डिक्लाइन होगी, बिल्कुल डिक्लाइन होगी, क्योंकि दिख ही रहा है इस कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। और इस कंट्री में बर्थ रेट जो है वो काफी कम दिख रहा है, बर्थ रेट काफी कम दिख रहा है। ऑफ कोर्स बर्थ रेट कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग डेथ रेट भी इस मतलब पिरामिड का कम ही दिख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डेथ रेट भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा बट। तो ये तीन तरीके के पिरामिड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड जो परफेक्ट ट्रायंगल है, बेल शेप्ड जिसमें हमें कांस्टेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और अगर नैरो बेस है और जो टॉप है वो काफी टेपर दिख रही है, तो ऐसे पिरामिड में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के साइंस मिलते हैं आपको। अगर वो एग्जाम्पल पूछे तो आप एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में चैप्टर चैप्टर के एग्जाम्पल में नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको रख सकते हैं। कांस्टेंट पॉपुलेशन में एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलिया, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में एग्जाम्पल में जापान है। इसके बाद पॉपुलेशन एजिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज पॉपुलेशन एजिंग? देखिए 20th सेंचुरी का नया फिनोमिना था बेटा ये। पॉपुलेशन एजिंग एक प्रोसेस है जिसमें ओल्डर पॉपुलेशन का शेयर आपकी टोटल पॉपुलेशन में, आपकी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन का शेयर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वो प्रोपोर्शनली थोड़ा बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर एज ग्रुप्स। और ये पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जैसे कि मैंने बोला, ये डेवलप्ड कंट्रीज में पर्टिकुलरली क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। तो it is particularly the characteristic of developed countries where the population in higher age group has increased। क्योंकि पॉपुलेशन उनके हाइयर एज ग्रुप में बहुत ज्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पर बूढ़े से बूढ़ा इंसान काफी साल जी सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी अच्छी है। और प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो थोड़े से कम हुए हैं, हर कपल के बच्चे वहां पर कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट्स में रिडक्शन देखने को मिलता है ऐसी कंट्रीज में। तो अब आप खुद ही सोच के चलिए, मान लीजिए आप डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली कम हो रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड एज प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है सर, आपकी कंट्री में हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो जल्दी से बूढ़े भी नहीं मर रहे हैं, वो भी काफी साल जी रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसी कंट्री की पॉपुलेशन इन 20 ईयर्स आप कहाँ देखते हैं? ऑफ कोर्स ऐसी कंट्री की पॉपुलेशन में यंगस्टर पॉपुलेशन तो बहुत कम होगी, और उस कंट्री की पॉपुलेशन में ओल्ड एज पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिखेगी। ऐसी कंट्रीज भले ही डेवलप्ड हो, भले ही डेवलप्ड,
मगर हम इसको इकोनॉमिकली वायबल नहीं मानते, क्योंकि आजकल जमाना ना यूथफुल पॉपुलेशन का है। जिस कंट्री में यूथ ज्यादा होते हैं, फ्यूचर उसी कंट्री के पास होता है दुनिया का, भले ही वो आज के डेट में एक डेवलप कंट्री आपको देखने को मिल रही हो। यस, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन की तरफदारी कर रहा हूँ। पॉपुलेशन के बढ़ने से हम लोगों ने पढ़ा भी है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में अगर हम देखें तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग से देख ली। इस पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा व्हाट इज सेक्स रेशियो एंड व्हाट इज सेक्स कॉम्पोजिशन। सेक्स कॉम्पोजिशन बताता है कि आपकी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में मेल फीमेल्स कितने हैं। सेक्स रेशियो डिफाइन करता है कि आपकी कंट्री में पर 1000 मेल्स या पर 1000 फीमेल्स पर कितनी मेल्स और कितनी फीमेल्स हैं। मतलब अगर मैं पर 1000 फीमेल्स की बात कर रहा हूं तो कितने मेल्स हैं, और अगर मैं पर 1000 मेल्स की बात कर रहा हूं तो कितने फीमेल्स हैं। इंडिया में सेक्स रेशियो को फीमेल्स पर 1000 मेल्स डिफाइन किया जाता है, और अक्रॉस द वर्ल्ड इसको मेल्स पर 1000 फीमेल्स डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए इंडिया में यहां पर फीमेल अपॉन मेल इंटू 1000 हो जाता है, और दुनिया भर में ये मेल अपॉन फीमेल इंटू 1000 हो जाता है। इसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वर्ल्ड के सेक्स रेशियो के पैटर्न। तो जनरली हमने सेक्स कॉम्पोजिशन के साथ फिर एज कॉम्पोजिशन पढ़ा, और एज कॉम्पोजिशन में मैंने पॉपुलेशन को 3 तरह से डिफाइन किया। फिर हमने इस एज और सेक्स कॉम्पोजिशन को एक साथ जोड़ दिया, और जिस जिस ग्राफिकल डायग्राम में किसी पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर प्लस उसका सेक्स रेशियो भी एक साथ दिख रहा हो, ऐसे जोग्राफी सॉरी ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एज सेक्स पिरामिड कहते हैं, जहां पर हम किसी कंट्री के पॉपुलेशन में एज स्ट्रक्चर प्लस सेक्स रेशियो दोनों ही देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो एज सेक्स पिरामिड के 3 ग्रुप्स पढ़े, पॉपुलेशन एजिंग क्या होता है इसको मैंने पढ़ाया। अब मैं आगे चल रहा हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। जैसे कि समझ ही आ रहा होगा, आपकी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज और कितनी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। तो रूरल अर्बन एरियाज दे हैव सेपरेट आइडेंटिटीज। सबको पता है, अगर कोई इंसान रूरल एरिया से आता है, अर्बन एरिया में पहली बार आया, तो देख के ही पहचान जाओगे। और अगर कोई अर्बन एरिया में रहने वाला इंसान पहली बार रूरल एरिया में जाए तो ऑफ कोर्स उसको देख कर ही पहचान लोगे आप। क्यों? क्योंकि दोनों ही एरियाज की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अर्बन और रूरल एरिया दोनों में अलग अलग होता है। अब ये एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? देखो यार, रूरल एरिया में 10 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे, अर्बन एरियाज में 15 साल के बच्चे। तो ये तो इनका एज ग्रुप हो गया, इनका सेक्स ग्रुप हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं रूरल एरियाज में 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखूं, और अर्बन एरियाज में 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखूं, तो आपको दोनों के ऑक्यूपेशन बहुत अलग अलग देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स यस। अब मैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करता हूँ। अर्बन एरिया का कोई भी ऐसा एरिया नहीं दिखेगा जहां पर आप लोगों को घर बने हुए ना दिखे। हर जगह मल्टी बिल्डिंग फ्लैट्स बने हुए हैं, सॉरी मल्टी फ्लोर प्रोजेक्ट्स हैं। हर फ्लोर पर 3 3 10 10 फैमिली रह रही है। तो भरे पड़े अर्बन एरियाज, कंजस्टेड ही बहुत है, जैम लगा रहता है हमेशा। बट रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बहुत कम मिलेगी। खुले एरियाज हैं, जैम कभी लगता नहीं है, लोगों के पास इतनी अमेनिटीज है ही नहीं। और लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो भी दोनों एरियाज में बहुत अलग देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं, द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। भाई हर कंट्री का अपना अपना हिसाब किताब है कि उस कंट्री के हिसाब से रूरल एरियाज के क्या फीचर्स होते हैं, अर्बन एरियाज के क्या फीचर होते हैं। क्या ये हो सकता है कि किसी कंट्री के रूरल एरिया के फीचर्स हमारी कंट्री के अर्बन एरिया के फीचर हो सकता है। किसी कंट्री में रूरल एरिया उसके हिसाब से तो रूरल है, बट हमारे हिसाब से वो अर्बन है, क्योंकि हमारा अर्बन एरिया भी उस कंट्री की रूरल एरिया जितना बेहतर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक अमूमन डेफिनेशन, एक क्राइटेरिया जो है बेटा, वो अर्बन और रूरल एरिया का कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो जनरली रूरल एरियाज वो एरियाज होते हैं सर जहां पे ज्यादातर लोग ऑक्यूपेशन के हिसाब से प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड और विद वाटर। तो ऐसे एरियाज में लोग या तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशरीज फिशिंग सेक्टर में है, माइनिंग कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज के कुछ काम, हंटिंग गैदरिंग कर सकते हैं। तो शायद वो एरियाज रूरल एरियाज हो गए।
जबकि अर्बन एरियाज वो एरियाज हैं जहां पर लोग प्राइमरी सेक्टर नहीं, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के काम ज्यादा करते हैं। मतलब दे आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, नहीं तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, नहीं तो कॉल सेंटर में लगे हुए हैं। तो इसको आज जनरली आप टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी एक्टिविटीज कह सकते हैं। तो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर ज्यादा लोग लगे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो दैट पर्टिकुलर एरिया कैन नॉट बी सेड अ रूरल वन, उसको आप अर्बन बोलेंगे। इसके बाद रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन डेवलप्ड कंट्रीज में कैसी है? देखो यार, ये तो सभी को पता है, डेवलप्ड कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर या नॉन प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। अगर हम फिनलैंड, यूएसए, कनाडा को देख ले, तो यहाँ पर द द मेल्स आर मोर देन फीमेल्स इन रूरल एरियाज। इस कंट्री में, इन कंट्रीज में बिल्कुल सिचुएशन उल्टी है इंडिया की। इंडिया में तो रूरल एरियाज में आपको फीमेल ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि वहां पे घर के जो बड़े लाइक कमाने वाले जो हस्बैंड्स हैं उनके, वो तो घर छोड़ के अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं। जब सोइंग सीजन होता है तो वो रूरल एरियाज में वापस आते हैं सीड्स वगैरह को बोने के लिए। और जब सीड्स वगैरह तैयार हो जाता है, हार्वेस्ट ऑलमोस्ट आपने जमीन में बीज बो दिए हैं, आप केवल जमीन को पानी की जरूरत है, तो आप अपनी वाइफ्स को छोड़कर विलेजेस से वापस अर्बन एरियाज में आ जाते हैं ताकि कोई और काम ढूंढ ले। क्योंकि अब आपको अपनी फील्ड्स में काम मिलेगा सीधा हार्वेस्टिंग सीजन में, जब क्रॉप्स काटनी होंगी। तो इसलिए इंडिया में आज आज के डेट में रूरल एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा और अर्बन एरिया में मेल पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन काफी हो रहा है मेल्स का। बट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर तो मेल पॉपुलेशन ज्यादा है फीमेल पॉपुलेशन से इन रूरल एरियाज। ऑन द अदर हैंड, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पर अर्बन एरियाज में इन कंपैरिजन टू मेल पॉपुलेशन। अगर हम इस पॉइंट को पढ़े तो ये पॉइंट तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बिल्कुल उल्टा है कि नहीं? इंडिया में मेल पॉपुलेशन रूरल एरिया में कम, अर्बन एरिया में ज्यादा। फीमेल पॉपुलेशन रूरल एरिया में ज्यादा, अर्बन एरिया में कम। मगर डेवलप्ड कंट्री में ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। अब व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सेस फीमेल पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज? भाई, यहां पर रीजन क्या है? इनके अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है? आखिरकार क्यों है? सेम टू सेम, यहां पर रूरल से अर्बन एरियाज में फीमेल्स का आउट माइग्रेशन हो रहा है। जैसे इंडिया में तो रूरल से अर्बन एरिया में हम लोग मेल पॉपुलेशन का आउट माइग्रेशन देखते हैं, यहां पर फीमेल्स का आउट माइग्रेशन हो रहा है इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब अर्बन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड कंट्री में फीमेल्स के लिए ज्यादा है। उसके बाद रूलिंग, अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं, इन कंट्रीज के रूरल एरियाज काफी ज्यादा मैकेनाइज्ड हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं होती है, बहुत ही प्रिमिटिव फार्मिंग हम करते हैं। तो इसलिए जो लड़कियां हैं वो आराम से संभाल लेती है बिना मतलब सपोर्ट के। यहां पर वो कहने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे यहाँ पर फेमिनिज्म के अगेंस्ट मत समझिएगा, तो वो चैप्टर ही आपका ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि रूरल एरियाज में डेवलप्ड कंट्री में फार्मिंग बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, जिसकी वजह से मेल माइग्रेशन होता ही नहीं है। जो क्योंकि ऑफ कोर्स इतना मैकेनाइज्ड फार्मिंग, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, मेल पॉपुलेशन एफिशिएंटली संभाल सकता है, जबकि जरूर फीमेल्स भी संभाल रही होंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर ये बोल रहा है कि इतना मैकेनाइज्ड फार्मिंग की वजह से मेल माइग्रेशन यहां पर अर्बन से रूरल सेक्टर में ज्यादा है, और फीमेल माइग्रेशन यहाँ पे रूरल से अर्बन सेक्टर में ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में ज्यादा है, और मेल्स की जरूरत रूरल एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फार्मिंग बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल माइग्रेशन के ट्रेंड उल्टे हैं इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब मैं जब डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेंड बताऊंगा ना, तो आपको इंडिया दिखेगा ऑलमोस्ट इंडिया में, क्योंकि ये होता ही है। तो नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में हम लोगों को मेल पॉपुलेशन ज्यादा दिखती है फीमेल पॉपुलेशन से अर्बन एरिया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है मेल पॉपुलेशन से इन रूरल एरियाज। और रीजन क्या है? कि सर हमारे इंडिया में इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरियाज। सेक्स रेशियो जो एशियन कंट्रीज की है, मतलब वो हमेशा मेल डोमिनेटेड रही है। इंडिया जैसी कंट्रीज में फीमेल पार्टिसिपेशन फार्मिंग एक्टिविटी में ज्यादा है। भाई, इंडिया जैसी कंट्री में फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज इज फेयरली हाई। और पूछे ना क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंडिया में फार्मिंग मैकेनाइज नहीं है, बहुत ज्यादा मैकेनाइज फार्मिंग नहीं है, तो आसानी से फीमेल्स अडेप्ट कर पा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग,
high cost of living, lack of job opportunities, lack of securities in the cities collectively discourage women to migrate. क्योंकि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो सबको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। और जब अर्बन एरियाज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं ना, तब इन अर्बन एरियाज में स्लम डेवलप होते हैं। और आपको पता ही है, स्लम एरियाज में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। चलो एक बार के लिए अगर हम हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि घर का खर्चा तो नहीं देना आपको, स्लम बना लिया आप लोगों ने, बट आटा चीनी चावल वो तो नॉर्मल प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा ना, जितना जिस प्राइस पर अर्बन एरिया में लोग खरीदते हैं। और रूरल एरियाज में बेसिक एमेनिटीज के खर्चे जो है, मतलब बेसिक सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसे नहीं देते हैं लोग, रूरल एरियाज में आराम से अवेलेबल हो जाता है सस्ते में। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एकदम से बढ़ जाती है, शॉर्टेज ऑफ हाउस हो जाता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। और कभी के बाद तो अर्बन एरियाज में क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी कमी होती है, जिसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्रीज में मेल पॉपुलेशन ही माइग्रेट करती है, फीमेल्स को ये घर पे छोड़ के आते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट योर चैप्टर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्रक्स में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को स्लाइड्स के थ्रू समझ लिया। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द पोर्टल पर अवेलेबल होगा। आप ये सारी वीडियोस देखिए, और इफ यू फील एनीथिंग विच इज मिस्ड आउट, डू कॉन्टेक्ट मी, डू कॉन्टेक्ट लाइफ शिल्प एकेडमी। यस वी क्राफ्ट लाइव्स। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी टॉपिक आपका ऐसा छूटे जो आपके डोमेन में कल को एक डिसाइडिंग रोल प्ले करे। हालांकि आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी बहुत मुश्किल नहीं है, 11th क्लास की ज्योग्राफी वॉज मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, बहुत थ्योरेटिकल है। इसलिए मैं सब कुछ थ्योरीज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरीज एक साथ उठा के ले आया हूं। तो दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। थैंक यू सो मच।